नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबरों में बात करते हैं रांची की, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल की बातों को खबर में पढ़ा है, क्यों उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ रही है। मैं भी पूरी घटना को सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं। 31 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने की घटना से लेकर नई सरकार बनाने तक अपना वृतांत सुनाया। उन्होंने राज्यपाल से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय, आप भ्रम की स्थिति न बनाएं। झारखंड तो अब हमको लगता है कि कई नए संवैधानिक प्रयोगों का माध्यम बन चुका है। कल आप लोगों के माध्यम से मालूम चला कि हमारे राज्य के अभिभावक माननीय राज्यपाल महोदय प्रिंट मीडिया के लोगों को बुलाए और एक मीडिया से कुछ स्पष्टीकरण भी मांगे। तो उत्सुकता मुझे भी हुई। आज जब अखबार में पढ़ा, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो नहीं था, तो जब अखबारों में आया कि उन्होंने बहुत सारी बातें कही, तो हिंदी में एक कहावत है, दाढ़ी में तिनके वाला। आखिर ये जरूरत क्यों आई? क्यों उनको बोलना पड़ा कि मैंने क्या क्या किया? तो कुछ सिलसिलेवार ढंग से मैं भी बोलूं कि ईडी ने जब उनको कहा कि हम हिरासत में ले चुके हैं, और तब उन्होंने अनुमति दी कि माननीय मुख्यमंत्री आकर इस्तीफा देंगे, साथ में उनके 5 और लोग भी आ सकते हैं, तो लोग गए। उन लोगों के पीछे पीछे जो दावा पत्र में जो हस्ताक्षर थे 43 लोगों का, सभी लोग राजभवन में घुसे। और राजभवन का मुख्य द्वार जो है वो लोहे का है। उस द्वार को कोई क्षति नहीं पहुंची, और द्वार में खड़े जो सुरक्षा कर्मी थे, जो राजभवन से संचालित होते हैं, उन्होंने 2 बसों को परमिशन दी अंदर जाने। और जब लोग अंदर गए, बस से उतरने लगे, तो मालूम चला कि उनकी अनुमति नहीं है। लोग फिर से बस में बैठ गए, फिर उन्हें बाहर निकाल दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दिया। गठबंधन के संयुक्त नेता, वर्तमान में मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने, चंपई सोरेन जी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। माननीय महोदय, जो मेरी जानकारी में है कि आपने उस वक्त वो दावा लेने से इनकार करते हुए कक्ष का त्याग किया था, और पुनः 15 मिनट बाद
आप आकर उस पत्र को स्वीकार किए थे और आपने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। दूसरे दिन सुबह, पूरे जिम्मेवारी के साथ मैं कहता हूं, दूसरे दिन सुबह लगभग 11, साढ़े 11 बजे मैंने माननीय राज्यपाल के परिसहाय मिलिट्री से दूरभाष पे बात किया, उनके प्रधान सचिव से बात की, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को सूचित किया जाएगा। हम लोगों ने लगभग 3 घंटे इंतजार किया और पुनः उन लोगों से संपर्क स्थापित किया और अपना प्रतिनिधि मंडल के साथ आना चाहते हैं और जो भी शामिल दल है, राजद, कांग्रेस, माले और हम अपने अपने पार्टी प्रमुखों का आपको पत्र भी सौंपना चाहते हैं। तब 5 सदस्यीय दल को अनुमति मिली और पुनः 5:30 बजे हम लोग वहां गए। तब भी उन्होंने कहा कि मैं इस पर सलाह ले रहा हूं और बहुत जल्द बताऊंगा। और उसके बाद लगभग रात को 10:30 बजे उनके परिसहाय द्वारा मुझे फोन किया गया कि माननीय चंपई सोरेन जी को राजभवन में बुलाया गया है ताकि उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जा सके। फिर चंपईदा और आलमगीर साहब वहां जाते और दूसरे दिन का सरकार गठन का प्रक्रिया शुरू होती। इस बीच मेरा पूरा जो कुछ पॉइंट्स है कि जब 8:15, 8:30 बजे इस्तीफा हुआ तो दूसरे दिन 10:30 बजे तक का इंतजार क्या हुआ। दूसरा सवाल कि जब तक 12:15 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर चंपईदा नहीं रहे, उस वक्त बताए माननीय राज्यपाल महोदय, इस राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख कौन था। उस समय किसी आपात स्थिति उत्पन्न होती तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होता। नंबर 2, आपने जब मंत्रिमंडल गठन किया तो आपने कहा कि आपको विश्वास मत साबित करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके मन में यह संशय था कि सरकार अल्पमत में है। तो यदि सरकार अल्पमत में है तो उनके द्वारा स्वीकृत अभिभाषण को आपने क्यों पढ़ा? आपने क्यों कहा कि ये मेरी सरकार है जो अभी तक बहुमत प्राप्त नहीं है? क्या संदेह पैदा करता है? तीसरा सवाल, जब आपके दिए निर्देश के अनुसार 43 की जगह 47, हम तो कहेंगे 49, क्योंकि रामदास जी हमारे नहीं थे सदन में, उनका इलाज चल रहा है, और स्पीकर साहब भी हमारे हैं। विशेष परिस्थिति में उनको भी मतदान का अधिकार है।
तो 49 सदस्य हमारे साथ थे। तो माननीय महोदय, 80 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में क्या आपको कानूनी राय लेना पड़ा कि आप 80 में 49, हमको लगता है 2/3 है, इतना भी अरिथमेटिक आपका कमजोर है क्या? तीसरा, आपने कहा कि भाई बिहार की परिस्थिति अलग थी, वो ईडी के गिरफ्त में नहीं थे। माननीय राज्यपाल महोदय, यही तो खेला है। जो ईडी के गिरफ्त में नहीं रहेगा, भाजपा की बात नहीं मानेगा, आपका संदेश नहीं मानेगा, वो ईडी के गिरफ्त में होगा। और जो नीतीश जी मान गए वो आपके साथ हो गए, वो ईडी के साथ हो गई। वो तो कितना जल्दी जल्दी घटनाक्रम आप लोगों ने रिपोर्टिंग की। मुख्यमंत्री गए, इस्तीफा दिए, तुरंत उनको बोला गया कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहे, फिर उनका दल का बैठक हुआ, वो नेता चुने गए, भाजपा का हुआ और भी सहयोगी दलों का हुआ, फिर सबके नेता चुने गए और 4 घंटे में मुख्यमंत्री भी बन गए। माननीय राज्यपाल महोदय, वहां के राज्यपाल इस बात से वाकिफ थे कि नीतीश जी जिस गठबंधन से इस्तीफा दे रहे हैं वो सबसे बड़ा विधायी दल है। आपने तो आपके उस गवर्नर जो काउंटर पार्ट है, वो तो तीसरे वाले को बुला लिए, लेकिन जो सबसे बड़ा यहां है 29 सदस्यों का, आपने उनको नहीं बुलाया। तो मंशा तो आपकी सही नहीं थी। आप फिर से भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। कि हमको 2 विधायकों ने फोन कर कहा, तो आपके पास तो तंत्र है, आप तो केंद्र के प्रतिनिधि हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। उस वक्त कौन सा फोन आया था? क्योंकि मैं जो फोन कॉल की बात कर रहा हूं, मैं तो खुल के कह रहा हूं कितना बजे किया हूं, किनको किया हूं। तो बताइए वो 2 विधायक कौन थे? और नहीं थे तो ये झूठ है। आपने उस वक्त रात को किस विधायक को देखा था मीडिया में जो निकल के बयान दे रहे थे कि मैं रात को हैदराबाद नहीं जाऊंगा? आपने तो इस बात को भी कहा कि मैं मीडिया में देखा कि हम लोग हैदराबाद नहीं जाना चाहते। 31 तारीख को क्या ये 43 विधायक मीडिया से मुखातिब हुए? क्यों ऐसा काम कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय? ये काम भाजपा का है, उनको करने दीजिए। भ्रम की स्थिति वो लोग पैदा करता है, करने दीजिए। आप तो निष्पक्ष रहिए। मैं नहीं कहता कि आप हमारे पक्ष में कहें, वो तो आपने सदन में कहा और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव भी पास हुआ कि आप हमारे हैं और हम भी आप ही के हैं।
तो लोगों में अब संशय मत पैदा कीजिए। आपका काम सरकार को सलाह देना है, वक्त वक्त की जानकारी लेनी है, का जवाब है। कर्पूरी जी के बाद में नीतीश जी चल गए, चरण सिंह जी के बाद में जयंत जी चले गए, लेकिन हेमंत सोरेन जी जेल इसलिए गए कि आपने शिबू सोरेन को नहीं दिया, जबकि हम लोगों ने भी मांग की थी। अगर मिल जाता था तो स्थितियां दूसरी रहती थी। इसलिए तो हम समझौता नहीं करते। यही प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ कहते हैं, रेवड़िया बांटना। मैं असम्मान नहीं कर रहा हूं भारत रत्न का, सभी लोग हमारे मनीषी हैं, लेकिन चुनाव के वक्त इस प्रकार का हमको लगता है भाजपा करे तो लीला, हम करे तो आप सब कोई जानते ही। ये लीला अपरंपार है भाजपा का, इतना ही कहेंगे। दादा, राजभवन वाले बात पे गवर्नर साहब ने ये भी कहा था कि अगर राज्य सरकार को भरोसा नहीं है हमारे ऊपर, तो उसके पास भी एजेंसीज हैं, वो जांच करा लें और मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगा। विशाल जी, हम लोग इतने धृष्ट लोग नहीं हैं कि हम असंवैधानिक काम करें। राज्यपाल और राजभवन कानून से भी ऊंचा उनका दायरा है, और इसी दायरे के तहत एक आदमी को बचाने के लिए राज्यपाल भी बनाया गया। ये नौबत ना आए कि राज्य सरकार कभी राजभवन की पहरेदारी तो कर सकता है, जांच नहीं करेगा। दादा, एक पेपर लीक का मामला बड़ा जोर से बीजेपी उठा रही है, सड़क से इस पर लगातार सीबीआई जांच, आप लोगों ने एसआईटी बना दिया, एसआईटी जांच का एक आदमी का सवाल लेना, उसी से जुड़ा हुआ है, सीबीआई जांच की मांग उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी ने अपना काम भी शुरू किया है, कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, जांच चल भी रही है। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी को अब कोर्ट भी संदेह से देखता है, इसलिए उनकी कई जांचें भी रुकी हैं। और हम भी जानते हैं, जब तक एनडीए की सरकार है तो सीबीआई, आईटी, डीआरआई, ईडी, सीवीसी ये केवल और केवल टूल किट है एनडीए गवर्नमेंट की। इसलिए हम सीबीआई पर भरोसा नहीं है, हमें एसआईटी पर भरोसा है। दादा, ये जो आपने राज्यपाल पर आरोप लगाया है, तो बातें आपने केंद्र और राज्य का संबंध तमाम राज्यों में अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब ये माना जाए कि ये झारखंड भी उसी कड़ी में शामिल हो गया है। नहीं, मैं पहले तो आपको थोड़ा सा सुधार दूं कि मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने कुछ सवाल उठाए। क्योंकि अब तो राज्यपाल महोदय प्रिंट मीडिया को बुलाते हैं, संवाद एजेंसियों को बुलाते हैं, तो मेरे इन सवालों को उनको उसी माध्यम से भी जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि यदि मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं भी चल जाऊंगा। पुरानी सरकार के कई विधेयक पारित होकर पड़े हुए हैं, उन्हें निष्पादित कीजिए, अपनी अनुमति प्रदान कीजिए ताकि राज्य आगे बढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
दादा